आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मेरा। सो सर का कंट्रीब्यूशन साइंस में क्या रहा है उनको हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट्स कर देना, ठीक है। अब हम आंसर देखते हैं क्या होगा। एंड गाइनोशियम में क्या क्या इंक्लूड होता है। बेसिक पार्ट्स आपने देख लिए। फ्लावर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज आर पॉलन सैक। तो यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम समझा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम सोना गोस्वामी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ साइंस अड्डा 24/7 चैनल पर। तो आज हमने ये डिसाइड करा है कि हम क्लास 12 के वन शॉट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी बच्चों नियर आ रहे हैं एंड उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर ऑल्सो कमिंग, है ना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें वन शॉट सीरीज़ एक रखनी चाहिए जिसमें आपका क्विक रिविजन हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। डन। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मेरा, ठीक है, जिसमें मैंने 12th का फर्स्ट चैप्टर लिया है और ये कंटिन्यू रहेगा टिल दी एंड। 12th के सारे चैप्टर्स आई विल कवर। सो फर्स्ट चैप्टर इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जल्दी जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं। सो प्लीज़ स्टे विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे ये हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ही मैंने बेस बनाया है, पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है। तो ये एनसीईआरटी से ही इमेज लिए मैंने। इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। फ्लावर, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, देन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रहेंगी, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड लास्टली पॉलीमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिका, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिका एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम एग्जाम्पल्स के साथ रिकॉल करेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में सर पंचानन महेश्वरी जी का एक पेज बना हुआ है, आप सबने देखा होगा, ये वाला फर्स्ट चैप्टर्स के एकदम लेफ्ट साइड पर। सो सर का कंट्रीब्यूशन साइंस में क्या रहा है उनको हम देख लेते हैं। सर इज ऑल्सो नोन एज आर फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इट्स अ बिग थिंग, लाइक आप अपना पूरा लाइफ रिसर्च को दे रहे हो। सो इट्स अ बिग थिंग, इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बेटा, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। जयपुर के थे सर बेसिकली। एंड उनका कंट्रीब्यूशन रहा दैट ही ऑर्गेनाइज द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ठीक है। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को सर ने पूरा इस्टेब्लिश करा था। कहाँ पर करा था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा साइंस में। उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी में बहुत डीप रिसर्च अपनी करी है। तो उसी एम्ब्रियोलॉजी को हम आज थोड़ा सा बेसिक में समझेंगे एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, वाई इट इज़ नोन एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ऐसा क्या है भाई फ्लावर में जो इतना इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम इसके मोरल वैल्यूज़ को देखते हैं कि वाई फ्लावर इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सोसाइटी। सो इसके बुलेट पॉइंट्स जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जो हमारा फ्लावर होता है कल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कल्चरल वैल्यू होती है ना। और क्या होता है बेटा? इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है ना, ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। देन इसके एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, सोशल वैल्यू भी होती है। सोशल वैल्यू इन द सेंस कितनी फीलिंग्स को फ्लावर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा अफेक्शन, लव, ग्रीफ। फ्लावर्स का यूज़ है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, फेस्टिवल में भी, है ना। कल्चरल, ऑर्नामेंटल, एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस। तो ये सब कुछ वैल्यू है हमारे फ्लावर की, है ना। फ्लावर्स लगते भी कितने सुंदर है, डिफरेंट कलर्स के ना फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं। तो ये नेचुरली वो इतने अच्छे होते हैं, उनका फ्रेग्रेंस, द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन फ्लावर्स, ठीक है। नाउ अब इसके हम साइंटिफिक बेसिस पर आ जाते हैं कि फ्लावर में बेसिकली चल क्या रहा है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का मैंने बनाया है कि बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या होंगे। अब हम उसको समझते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगी, बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। 11th में भी था और 12th में भी एक डायग्राम हमारा बना हुआ है इसका,
ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर को समझ लेते हैं। दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगी फ्लावर के पार्ट्स को, द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उससे आपका ईजी हो जाएगा समझना। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ऐसी सिमिलरली ये भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। बताओ आप जल्दी से, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सिंपल कमेंट्स कर देना, ठीक है। अब हम आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गायनोशियम बोलते हैं, गायनोशियम। सॉर्टेड बेटा। अब हम इनके पार्ट्स देख लेंगे कि एंड्रोशियम में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड गायनोशियम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो हमारा एंड्रोशियम है, इट कंसिस्ट ऑफ योर एंथर एंड अदर वन इज आर फिलामेंट। सॉर्टेड बेटा, ठीक है। ऐसी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो जो हमारा पिस्टल होता है, इसके बेटा जी 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स हो गए बेटा? एक तो हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल एंड तीसरा हो गया ओवरी। सॉर्टेड। अब ये डायग्राम हमने बना लिया ना, अब आप इस वाले डायग्राम पे आओ, तब आपको ये समझ में आएगा कि एंथर और फिलामेंट। पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखो ये रहा आपका एंथर, ठीक है। ये जो पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ करा है, दिस इज आवर एंथर। जनरली बाइलोब्ड डाइथिकस होता है, आगे देखेंगे, ठीक है। एंथर, और ये जो ग्रीन कलर की लॉन्ग ट्यूब जा रही है, ये क्या हो गई आपकी बेटा जी? फिलामेंट हो गई, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया एंड्रोशियम। ऐसे फीमेल में क्या होगा? सबसे पहले स्टिग्मा। स्टिग्मा वो पोर्शन होता है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की पॉलिनेशन होती है, ये भी हम देखेंगे। देन लॉन्ग ट्यूब क्या हो गई हमारी? स्टाइल हो गई। एंड ये जो बल्ज्ड पार्ट नीचे बना हुआ है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओवेरियन लॉक्यूल होते हैं जिसके अंदर प्लेसेंटा होती है एंड प्लेसेंटा से हमारा ओव्यूल अटैच होता है। इसको भी हम आगे देखेंगे कि किस टाइप से ये अटैचमेंट वर्क करती है, ठीक है। बेसिक पार्ट्स आपने देख लिए। किससे सपोर्टेड है? पेडिसिल, फ्लोरल स्टॉक जो हमारा होता है, थैलेमस, और ये सेपल्स है। एंड ये जो पिंक कलर का अट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। डन। तो ये हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने कवर कर लिया, ठीक है जी। चलो अब हम आएंगे कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि फ्लावर एंड फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो इसको 3 पार्ट्स में हमारी एनसीईआरटी डिवाइड करती है, द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या फ्लावर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। तो एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बेटा आप रिलेट करो ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एडोलेसेंस से पहले हमारा चाइल्डहुड होता है ना। तो उसमें जब हमारे चाइल्डहुड एंड हो रहा होता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तभी हम एडोलेसेंस प्यूबर्टी एज में आते हैं। ऐसे फ्लावर के साथ भी हो रहा है कि उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं एंड हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारे इंक्लूड हो गए, ठीक है। चेंजेस, अब ये चेंजेस क्या होंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट चेंज हम देखेंगे, स्टेमन हमने अभी पढ़ा था, एंथर एंड फिलामेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं और बताओ? एमसीक्यूज में डायरेक्ट आ जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज आर पॉलन सैक। इसका भी हम स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे, ये बना हुआ है। एंड पॉलन सैक के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ना पॉलन ग्रेन्स होते हैं, येलोइश पाउडरी कलर के होंगे। लाइक मेरा ना एक कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ था जिसमें हिबिस्कस एक हमारा फ्लावर था, रेड कलर का होता है, उसमें येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स थे, बहुत सारे वो होते हैं। तो आप सब भी लाइक जब कॉलेज में आएंगे तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आपका ज़रूर होगा जिसमें आपको फोर्सेप्स के थ्रू ना पॉलन ग्रेन्स को निकालना है।
देन वो टेस्ट ट्यूब पे रखना है उनको, टेस्ट ट्यूब नहीं, जो हमारी पेट्री प्लेट होती है उस पर वाटर गिरा के उनको रखना होता है ताकि वो ड्राई ना हो जाए। तो पॉलन ग्रेन्स का आपका एक प्रैक्टिकल होगा। तो कमिंग बैक टू दिस, स्टेमन के बारे में हमने पढ़ा कि एंथर और फिलामेंट से ये हमारा बना हुआ होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अब हमें पढ़ना है कि भाई ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ये पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है बेटा जी, ठीक है। एंड इसकी ना 4 वॉल्स होती हैं। अब वो 4 वॉल्स कौन सी होती हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्पोरेंजियम समझा रही हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑल्सो नोन एज आर पॉलन सैक, पॉलन सैक, ठीक है। इससे पहले एक और पॉइंट आप यहाँ देखना कि मैंने आपको ये बताया था जो हमारा स्टेमन होता है बेटा वो किसका बना हुआ होता है, एंथर का बना हुआ होता है और फिलामेंट होता है ना, एंड्रोशियम होता है ना ये पूरा। अब बेटा जी ये जो एंथर होता है ना ये बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है हमारा, बाइलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये देखो एक लोब तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक लोब ये रहा, ठीक है। ये हो गए हमारे एंथर के 2 लोब। अब हर एक लोब के अंदर ना थीका प्रेजेंट होता है। तो ईच लोब हैज़ 2 थीका, 2 थीका मतलब डाइथीकस। इधर भी ऐसी सेम होगा, थीका। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा एंथर होता है वो हमारा बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब हैज़ 2 थीका, जो हमारा डाइथीकस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को समझ पाओगे कि ये हमारे 2 लोब्स बने हुए हैं, है ना। देखो 1 2 3 4, ठीक है। 2 लोब इधर, 2 लोब इधर बने हुए हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, पॉलन सैक, वो कैसे अरेंज होता है, वो अरेंज इस तरीके से होता है बेटा 1 2 3 4, 4 एट ईच कॉर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 एट ईच कॉर्नर। ये है ना, देखो ये कॉर्नर पे तो लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके लेयर्स क्या क्या होती हैं। बेसिकली जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना वो 4 लेयर्स का होता है। तो हम आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट लेयर की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। अब हम इसकी लेयर्स पढ़ लेते हैं, डायग्राम में भी गिवन है, एक बार हम लिख भी लेते हैं एज नोट्स। आउटर मोस्ट से शुरू करेंगे, आउटर मोस्ट। देखो यहाँ पे डायग्राम में आउटर मोस्ट कौन सी है, एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। देन एंडोथीसियम, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीसियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ सबसे इनर मोस्ट बता दो बेटा, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ। इनर मोस्ट बताओ, जल्दी बताओ, इनर मोस्ट टैपिटम, ठीक है। टैपिटम इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि जो हमारी टैपिटम होती है उसमें एक न्यूक्लियस होता है या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। एनसीईआरटी में गिवन है, आप मुझे बताओ, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी खोलोगे आंसर देखोगे, ऐसे मत करो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ जो हमारी टैपिटम होती है उसमें एक न्यूक्लियस होता है या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जो ये पहले की 3 लेयर जो मैंने बनाई है ना ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। फर्स्ट जो आउटर 3 लेयर्स है उनका क्या फंक्शन रहता है बेटा, प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और जो इनर मोस्ट टैपिटम होती है ना वो नरिशमेंट का फंक्शन करती है। किसके नरिशमेंट का फंक्शन करती है, पॉलन ग्रेन के नरिशमेंट का फंक्शन करती है। तो यहाँ पे लिख दूँ टैपिटम का क्या फंक्शन हो जाएगा, नरिशमेंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, सॉर्टेड। टैपिटम जो होती है उसका क्या होता है बेटा जी, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म।
एंड इसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 1 न्यूक्लियाई। सॉर्टेड बेटा, हमने लेयर्स देख ली, एपिडर्मिस देख ली, एंडोथीसियम देख ली, टैपिटम देख ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम तो हमने पढ़ लिया, लेयर वगैरह सब पढ़ लिया हमने। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ना मास ऑफ होमोजेनस सेल होता है। अब उन सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। इन्हीं का मेन फंक्शन है पोलन ग्रेन जो डिफ्रेंशिएट होंगे, ठीक है। तो आप ये देखो सेंटर में क्या बना हुआ है? स्पोरोजेनस टिश्यू बना हुआ है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं कि एट सेंटर क्या होता है? मास ऑफ होमोजेनस सेल्स। अब इन मास ऑफ होमोजेनस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनस सेल्स को स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो एक बार, ये बने हुए आपके स्पोरोजेनस टिश्यू सेंटर में बने हुए हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं यही बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। यही क्या करते हैं? हमारे डिफरेंशिएट करते हैं इनटू पॉलन मदर सेल में, पॉलन मदर सेल में, ठीक है। पॉलन मदर सेल को शॉर्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमारा पीएमसी। ये डिफरेंशिएट कर गए पॉलन मदर सेल में। अब जब इस पॉलन मदर सेल के अंदर हमारा मियोसिस होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है, तब हमें क्या मिलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। सॉर्टेड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या मतलब है कि ये देखो ये बना हुआ है पॉलन सैक यानी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ऐसे देखो, ऐसे करके ये ना 4 के ग्रुप में होते हैं। हमेशा 4 के ग्रुप में नहीं रहेंगे। जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे ना तो ये ड्राई हो जाएंगे और ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है ना, इसी माइक्रोस्पोर का कॉमन नेम होता है पॉलन ग्रेन। सिंपल। अब आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। इसी को हमने बोल दिया पॉलन ग्रेन। सिंपल, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट इसी को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन को बोलेंगे हम मेल गैमेटोफाइट। सॉर्टेड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड रखी है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना नेचर में, वो डिफरेंट शेप्स, साइजेस, एरेज, पैटर्न्स के होते हैं। उनकी कितनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, इनकी होती है डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है। सिंपल। एक पॉइंट हम और देखेंगे। देखो ये जो डायग्राम है थर्ड, ये तो मैंने आपको लेयर्स बता दी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसी फंक्शन को, जब पॉलन मदर सेल से आपका माइक्रोस्पोर बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज आर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सॉर्टेड। The formation of microspores from the pollen mother cell is known as our microsporogenesis. Formation of microspore from pollen mother cell is known as microsporogenesis. और जब हमारा एंथर डेहिसेंस कर जाएगा तो ये जो हमारे देखो कितने सारे हर लोब में निकल रहे हैं ना पॉलन ग्रेन्स, कितने सारे पॉलन ग्रेन्स हमारे रिलीज़ हो जाएंगे। कब रिलीज़ हो जाएंगे? जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं एंथर डेहिसेंस, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो हमने स्टेमन देख लिया, माइक्रोस्पोरेंजियम देख लिया एंड पॉलन ग्रेन देख लिया। अब पॉलन ग्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन की कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होती हैं। सॉर्टेड है। अब ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस हैं पॉलन ग्रेन्स की, इसका डायमीटर क्या होगा? एनसीईआरटी में गिवन है
तो बेसिकली जनरल डायमीटर इसका होता है, जो वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ में, तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका हमारा डायमीटर रहता है। सॉर्टेड। जनरली स्फेरिकल होंगे, देखो इन डायग्राम्स में भी आपको स्फेरिकल दिख रहे होंगे जनरली, है ना, स्फेरिकल दिख रहे हैं डायग्राम्स में भी, ठीक है। चलो ये रहा बेटा, ये डायग्राम है, ये ना पॉलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसमें जो हमारे ये जो दो सेल्स हैं कैसे फॉर्म हुए हैं वो बताए गए हैं। तो मैं आपको इस डायग्राम को अब एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये है हमारा पॉलन ग्रेन। बेटा जी जो पॉलन ग्रेन होता है ना, वो 2 लेयर्स का बना हुआ होता है, 2 लेयर्स। अब वो 2 लेयर्स कौन सी होती है हमारी, एक तो आउटर लेयर हो गई, ठीक है, और एक लेयर कौन सी हो गई, इनर लेयर हो गई, है ना, 2 लेयर की हो गई। अब इस चैप्टर में ना आपको लेयर्स लर्न करनी पड़ेंगी। हमने जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर्स देखी थी, ऐसी हम पॉलन ग्रेन की भी लेयर्स देखेंगे, तो इसको हम लर्न करेंगे। तो जो हमारा आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, एंड जो हमारी इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोल देते हैं, ठीक है। अब एक्साइन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि जो बेटा जी हमारी एक्साइन होती है ना, वो एक्साइन किसकी बनी होती है, मेड ऑफ स्पोरोपोलिनेन, स्पोरोपोलिनेन। ये स्पोरोपोलिनेन ना बहुत रेजिस्टेंट मटेरियल है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, कोई भी एंजाइम, मतलब इसको ख़राब नहीं कर सकते आप, इतना हाई टेम्परेचर को विस्टैंड कर जाता है ये, तो बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत रेजिस्टेंट है। एंड ऐसा पता है कोई एंजाइम बना ही नहीं है, जो अभी तक कोई एंजाइम ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है दैट कैन डिग्रेड दिस स्पोरोपोलिनेन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाइम, क्योंकि प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया ना पॉलन ग्रेन का, प्रोटेक्ट भी तो करना है उसको। तो जो स्पोरोपोलिनेन है ना, उसी की वजह से जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स लॉन्ग टाइम के लिए। फॉसिल्स कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके फॉसिलाइजेशन होता है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिनेन द पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग प्रिजर्व्ड एज योर फॉसिल्स, पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। तो ये क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर दोगे बेटा, है ना, कि फॉसिल्स के प्रेजर्वेशन होता है पॉलन ग्रेन का, किसकी वजह से, स्पोरोपोलिनेन की वजह से, एक्साइन की वो बनी हुई होती है, ठीक है, एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिनेन। देन अब हम पढ़ेंगे इंटाइन लेयर किस किस चीज़ों की बनी हुई होती है ना। तो इंटाइन के बारे में भी पढ़ लेते हैं बेटा। जो हमारी इंटाइन लेयर होती है वो थिन होती है एंड सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, सॉर्टेड सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जो हमारी इंटाइन होती है दैट इज मेड अप ऑफ योर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, इट इज़ अ थिन लेयर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है ना, उसके अंदर ना 2 टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है, हम डायग्राम में भी दे सकते हैं। भाई कौन से 2 टाइप के सेल होते हैं मैं इधर ही बता देती हूँ पेज ऐड करके, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो हमारा होता है, बताओ एक बार, रिवीजन करिए, बताओ कौन से 2 टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट इज अ वेजिटेटिव सेल, कि एक तो हो गया वेजिटेटिव सेल, दूसरा सेल कौन सा हो गया, जनरेटिव सेल हो गया। अभी वाले डायग्राम पर वापस भी आएंगे। भाई वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेबल, बिगर इन साइज का होगा, कैसा होगा हमारा, बिगर। जनरेटिव सेल स्मॉल होगा, ठीक है। जनरेटिव सेल ये जो होता है ये फ्लोट करता है, फ्लोट्स इन दी
साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये नहीं आ रहा, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड का होता है जनरेटिव सेल। कैसा होता है हमारा? स्पिंडल शेप्ड। ठीक है बेटा जी, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो इस डायग्राम पे आ जाओ, पॉलन ग्रेन बना हुआ था। ठीक है, उसमें हमारे डिफ्रेंशिएशन हुआ, तब हमारे दो सेल्स बन गए, वेजिटेटिव सेल। ये जो बड़ा वाला है ये क्या है? वेजिटेटिव सेल है। एंड ये जो स्पिंडल शेप्ड है यहाँ पे लिखा है एसिमेट्रिक स्पिंडल, ये हमारा जनरेटिव सेल है। देन उसके बाद और डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो ये जो जनरेटिव सेल है इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ पॉलन ग्रेन बताया गया। एक और पॉइंट एनसीईआरटी ने हमें ये बताया कि हमारे, एक मिनट, एक और पेज हम ऐड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में मोस्टली की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये बताओ कितना परसेंट एंजियोस्पर्म्स में, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है कि कितना परसेंट एंजियोस्पर्म्स में ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये 2 सेल्ड स्टेज पर ही शेड हो जाता है। बताओ कितना परसेंट पे होता है, जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स में जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज पर ही शेड हो जाता है। मतलब 2 सेल स्टेज मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ही प्रेजेंट होगा पॉलन ग्रेन में, उसमें ये शेड हो जाता है। तो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म परसेंटेज आप मुझे बताओगे, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। बट मोस्टली की बात करिए, बट रिमेनिंग जो हमारे परसेंटेज होगी उसमें 3 सेल स्टेज पर शेड होता है। अब 3 सेल स्टेज में कैसे होगा भाई? तो जो हमारे रिमेनिंग होंगे ना उसमें देखो ऐसे होगा, रिमेनिंग में शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। हाउ, मैं बताती हूँ। ये 3 सेल स्टेज कैसा बनेगा? देखो आप वेजिटेटिव सेल को तो अलग कर दो, वो तो रहेगा। तो 3 सेल स्टेज में क्या होगा, जो हमारा जनरेटिव सेल होता है ना उसमें माइटोसिस हो जाएगा और 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो 3 सेल स्टेज कैसा हो जाएगा? जो हमारा जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल शो माइटोसिस, वो माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा? 2 मेल गैमीट्स बना देगा। सॉर्टेड बेटा जी, 2 मेल गैमीट्स बना देगा। अब ये 2 मेल गैमीट्स आगे ओव्यूल में एंटर करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलो आपको ये समझ में आ गया। परसेंटेज आप मुझे बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स का कितना परसेंटेज था? 2 सेल स्टेज पे था। एंड रिमेनिंग परसेंटेज 3 सेल स्टेज पर हमारे रिलीज हो रहे हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन भी देख लेते हैं कि पॉलन्स का भाई यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो जो हमारे पॉलन्स होते हैं ना वो बहुत ही बेटा जी न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही मतलब उनमें बहुत ज़्यादा मतलब न्यूट्रिटिव कंटेंट पाया जाता है। तो कैसे कैसे होते हैं? जैसे हमारे पॉलन टैबलेट्स होती हैं, पॉलन टैबलेट्स होते हैं, और क्या होते हैं? सिरप्स भी होते हैं प्रेजेंट। ये सब यूज़ किया जाता है, रेस हॉर्सेस को दिया जाता है ना, देखा होगा ना, रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स भी लेने लग गए हैं आजकल तो, एज फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, एज फूड सप्लीमेंट्स उनको ना ये सब लेने लग गए हैं क्योंकि बहुत ही एनरिच्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, ये पॉलन टैबलेट्स हमें दिखाई हुई है एनसीईआरटी में। तो ये सब यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स है। बट डिसएडवांटेजेस भी हैं पॉलन्स की कि ये ना हमारा बेटा पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। मतलब जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाता है ना, कुछ कुछ लोग पॉलन्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इसका ये एक मेजर ड्रॉबैक ये रहता है कि जो हमारे पॉलन्स होते हैं ना, दे कैन कॉज सीवियर एलर्जीज इन सम ह्यूमन्स ऑल्सो। सो दे कैन कॉज सीवियर एलर्जीज ऑल्सो, ये इसका एक ड्रॉबैक है। सो आई कैन राइट इट हेयर, कैन कॉज
पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे आपका अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है ना, एक्सेट्रा। इसका एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था पार्थीनियम का, एनसीईआरटी में गिवन है पार्थीनियम। अब पार्थीनियम का कॉमन नेम क्या होता है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो मैंने आपसे अभी 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, वो परसेंटेज वाला एंजियोस्पर्म्स का क्वेश्चन एंड पार्थीनियम का कॉमन नेम क्या होता है, ये आप मुझे बताओगे। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पार्थीनियम। तो जो हमारी पार्थीनियम है ना, वो एज अ इन्वेजिव स्पीशीज़ बन गई, इन्वेजिव, पॉलन एलर्जी कॉज कर गई, और किसके साथ आई, इंपोर्टेड वीट के साथ आई इंडिया में, इंपोर्टेड वीट का इंपोर्ट हो रहा था, उसके साथ साथ ऐसी अनवांटेड स्पीशीज आ गई पार्थीनियम, जिससे हमें पॉलन एलर्जी होने लग गई। ठीक है, सॉर्टेड। ये हमने छोटे छोटे पॉइंट्स देखे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हमने समझा, माइक्रोस्पोर टेट्राड आपका कैसे बनता है ना, जब वो मैच्योर हो जाता है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, हमने ये सब देखा। अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं, गाइनोशियम पे चलते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारा पिस्टिल होता है किसका बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसका बना हुआ होता है। अब एक और चीज़ आप देखो बेटा जी, जो हमारा पिस्टिल होता है ना, वन पिस्टिल, वन, तो अरे ये क्या हो गया है ना, वन, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मोनो कार्पिलरी। ये गिवन है एनसीईआरटी में आपकी, मोनो कार्पिलरी, वन पिस्टिल, मोनो कार्पिलरी। देन ये है मोर देन का साइन, मोर देन वन को क्या बोलते हैं हम, मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, अब जब मोर देन वन पिस्टिल होगा मतलब मल्टी कार्पिलरी सिचुएशन होगी, उसमें 2 केसेस बन जाएंगे आपके, या तो वो फ्री है या तो फ्यूज्ड है। अगर फ्यूज्ड है तो हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस सिचुएशन हो गई, सिनकार्पस सिचुएशन हो गई। और अगर फ्री सिचुएशन है तो क्या हो गया, एपोकार्पस सिचुएशन हो गई। सॉर्टेड बेटा, एपोकार्पस। इनके एग्जाम्पल्स भी एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। एपोकार्पस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है माइकीलिया। ठीक है, ये है आपके एग्जाम्पल्स। एंड सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, पेपावर। ठीक है, ये हमारे पिस्टिल के बारे में हमने एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ली। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम एंड ऐसी एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज आर एम्ब्रियोसैक। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन आता है, मुझे अभी याद आया, मेगास्पोरेंजियम का कॉमन नेम क्या है। फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी की, बताओ मेगास्पोरेंजियम का कॉमन नेम क्या है और क्या बुलाते हैं मेगास्पोरेंजियम को। पार्थीनियम का कॉमन नेम क्या है एंड परसेंटेज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आप मुझे बताओ कमेंट्स में। ठीक है, क्वेश्चंस में बीच बीच में पुटअप करती रहूंगी। ठीक है बेटा, मेगास्पोरेंजियम को मैं बता देती हूँ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। ये आ गया हमारे डायग्राम, जो मैंने अभी फ्लो चार्ट में आपको बताया है कि ये उन्होंने डायग्राम बनाया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, बल्ज पोर्शन। देन ये देखो इसमें फ्यूज्ड हुए हुए हैं हमारे पिस्टल, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई जिसमें फ्यूज्ड हुए हुए हैं, सिनकार्पस है ना। सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या मैंने बताया था आपको, पेपावर। ये क्या हो गया बेटा आपका, एपोकार्पस हो गया, एपोकार्पस। ठीक है, इसमें कार्पल्स हमारे फ्री हैं, फ्री है।
इसका क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, माइकेलिया। ऐसे क्विक रिवीजन आप करोगे ना तो ईजी रहेगा, माइकेलिया। ठीक है, ये है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओव्यूल, तो ये कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस है भाई, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये एनाट्रोपस क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो हमारा ओव्यूल होता है ना, वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, जिसमें ये जो माइक्रोपाइल फ्यूनिकल रीजन होता है ना, वो क्लोज होता है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल्स के ना और भी कई टाइप्स होते हैं, स्कोप ऑफ डिस्कशन से अभी बाहर है क्योंकि हम एनसीईआरटी का बेटा अभी वन शॉट कर रहे हैं, तो अभी हम एनाट्रोपस ओव्यूल, हमारे एनसीईआरटी में वर्ड गिवन था, सो वी हैव कवर्ड दैट ओनली। ठीक है, अब हम इस ओव्यूल को समझेंगे, इस मेगास्पोरेंजियम को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पेज ऐड, नहीं ये क्या हो गया, ठीक है, चलो यहीं पे हम डायग्राम में देखेंगे कि ये जो ओव्यूल है हमारा, इसके बेटा दो पोल्स बने हुए हैं। एक तो ये चलाजल पोल बना हुआ है, तो जो हमारा चलाजल पोल है, मैं अलग पेन से यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ, ये हो गया बेसल पार्ट, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेस पर है चलाजल एंड दूसरा पोल कौन सा होता है, माइक्रोपाइलर पोल, ये रहा माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, लेयर्स पढ़ी थी उसकी 4 लेयर्स, ऐसी भाई मेगास्पोरेंजियम का भी कुछ लेयर्स होंगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी, ज़रूर होंगी। कौन सी होंगी वो देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये होती है हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स। आउटर इंटेग्यूमेंट बना हुआ है देखो, और ये क्या बना हुआ है, इनर इंटेग्यूमेंट बना हुआ है। अब ये जो इंटेग्यूमेंट होती हैं, इनके अंदर भी एक लेयर है, उसको हम बोलेंगे न्यूसेलस। ये रहा हमारा न्यूसेलस। ठीक है, अब इंटेग्यूमेंट्स ने ना देखो ये न्यूसेलस को कवर करा हुआ है एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये एनसीईआरटी की लाइन गिवन है कि जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, दे इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो देखो यहाँ पे कहाँ ही कर रखा है, नहीं कर रखा ना न्यूसेलस को कवर उसने, तो न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड पर उसने हमारे इंटेग्यूमेंट ने न्यूसेलस को कवर नहीं करा। न्यूसेलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। सॉर्टेड बेटा, हमारा जो न्यूसेलस है ना, उसके अंदर हमारा ये देखो, ये एक एम्ब्रियो सैक है, और जनरली जो एक ओव्यूल होता है ना, उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। जनरली मोस्ट केसेस में, कॉमन केसेस में, वन ओव्यूल हैज़ वन एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। सॉर्टेड बेटा, अब हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, ये हाइलम एंड फ्यूनिकल क्या है, इसको मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, आ जाओ। हमने ये पढ़ा था स्टिग्मा पे पोलन साइ, ठीक है, स्टाइल, एंड देन क्या पढ़ा हमने, ओवरी पढ़ी। ठीक है, अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ओवेरियन लॉक्यूल। ओवरी हैज़ योर ओवेरियन लॉक्यूल, एक कैविटी टाइप की होती है, एनसीईआरटी में गिवन है ये लाइंस। ठीक है, ओवेरियन लॉक्यूल। तो दिस ओवेरियन लॉक्यूल हमारी प्लेसेंटा अटैच होती है, प्लेसेंटा इज अटैच्ड, ऐसे आप समझो। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन लॉक्यूल है, इस ओवेरियन लॉक्यूल से प्लेसेंटा अटैच्ड है, और इस प्लेसेंटा से क्या अराइज कर रहा है, अराइज दी ओव्यूल। इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कैसे जुड़ा हुआ है बताओ, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द ओव्यूल बाय फ्यूनिकल। ठीक है, अब हाइलम क्या होता है, तो जो हमारा हाइलम है वो इन दोनों के जंक्शन में प्रेजेंट होगा।
तो द हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल. सो आई कैन राइट हेयर, जो हमारा हाइलम होता है वो क्या होता है? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. हुआ बेटा याद? ओवरी, ओवेरियन लॉक्यूल, देन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ओव्यूल अराइज हो रहे हैं, अटैच थ्रू द फ्यूनिकल, देन जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज द हाइलम. सिंपल. ठीक है, ये आपका डायग्राम से अब हम समझेंगे कि यही बनाया उन्होंने. देखो ये रहा हाइलम, ये रहा फ्यूनिकल और ये रहा आपका माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हमारी ओव्यूल है उसमें दो पोल्स थे. चलाजल पोल बेस पर था ओव्यूल के, एंड माइक्रोपाइलर पोल था, उसमें कुछ टाइप्स के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे. अब हम उस वाले डायग्राम को भी देख लेते हैं. ठीक है बेटा, आ जाओ. तो भाई ये है हमारे कुछ, ये हमारा मेन डायग्राम है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे हमारे सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे हुई, इसको हम एक बार समझेंगे. मैं यहाँ पे एक बार आपको मेगास्पोरोजेनेसिस और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस का एक बार हम फंक्शन देख लेते हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है बेटा, formation of megaspores from a megaspore mother cell, from a megaspore mother cell is known as मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, जनरली क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा ओव्यूल होता है ना, उसमें जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन बस एक ही मेगास्पोर मदर सेल का होगा, तभी तो एक हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा, मेगास्पोर है ना, एम्ब्रियो सैक बनेगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ सिंगल ही होगा मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, एमएमसी से बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. अब ये जो 1 MMC है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा मियोसिस होगा. आप इसमें क्या कर दो, मियोसिस कर दो, तो इससे हमारे क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे. बन गए हमारे 4 मेगास्पोर्स. ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स ना, ओनली 1 इज फंक्शनल एंड द अदर 3 डीजेनरेट. तो आई कैन राइट हियर एज ओनली 1 इज फंक्शनल और जो हमारे अदर 3 होंगे डीजेनरेट कर जाएंगे. ठीक है बेटा, अब आप मुझे एक क्वेश्चन और बता दो, प्लॉइडी बता दो डिफरेंट चीज़ों की. हमारे न्यूसेलस की क्या प्लॉइडी होती है, हमारे मेगास्पोर मदर सेल की क्या प्लॉइडी होती है, एंड हमारा जो लास्ट में फीमेल गैमीटोफाइट बनता है मियोसिस के बाद, उसकी क्या प्लॉइडी होती है. ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. और ये आपका ना एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है. ठीक है, कि इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, तो आप प्लीज़ मुझे बताओगे, है ना, बताओगे आप मुझे. तो यहीं से हमने पढ़ना है कि जो हमारा एक फंक्शनल वो था ना मेगास्पोर, 1 फंक्शनल मेगास्पोर जो था, उसमें हमारे क्या हुए, माइटोटिक डिविजन्स हुई, माइटोटिक डिविजन्स हुई. तो उसी से ये 8 न्यूक्लिएटेड बन गया. ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में ये 2 न्यूक्लियस बन गए. ठीक है, सेकेंड में कितने बन गए, 1 2 3 4 न्यूक्लियस बन गए. देन उसके बाद एक और माइटोसिस हुआ. ये क्या हो रहा है बेटा, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है ये. ठीक है, पहले 2 न्यूक्लियस थे, फिर 4 बन गए,
अब उसके बाद एक और माइटोसिस हुआ तो कितने न्यूक्लियस बन गए हमारे? 8 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। हमने 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल दिया इसको। अब इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद ना डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 6 आउट ऑफ 8 मतलब जो हमारे 6 आउट ऑफ 8 है ना, उसमें आपका सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होनी हो जाएगी, और जो बाकी के 2 हैं उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी। तो वो बाकी के 2 कौन से? ये रहे, ठीक है। मैं ऐसे करूँगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो 2 हैं ये 2 पोलर न्यूक्लियाई तो ऐसे ही रहेंगे, कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, सेंट्रल सेल के अंदर है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। और जो बाकी के 6 हैं वो कहाँ पर होंगे? देखो वो कैसे होंगे। मैंने बताया था 2 एंड्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड होता है और दूसरा कौन सा एंड होता है? चलाजल एंड होता है, ठीक है। चलाजल एंड के पास 3 न्यूक्लियस तो यहाँ चले गए, देखो एंटीपोडल, इनको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल 1 2 3, ठीक है, चलाजल एंड पे। बाकी के 3 कहाँ चले गए? माइक्रोपाइलर एंड में। और ये आपका ये बना देते हैं एग अपैरेटस। तो बेसिकली आपका एग अपैरेटस क्या होता है बताओगे आप? यहाँ पे लिखते हैं एग अपैरेटस। तो जो आपका एग अपैरेटस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ योर 1 एग सेल एंड सेकेंड इज आर 2 synergids, 2 synergids, ठीक है। अब इन synergids के पास क्या होती है? हमारी सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं, सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं। अब उन थिकनिंग्स को क्या बोलते हैं बताओ कमेंट्स में, क्या बोलते हैं उन थिकनिंग्स को? नहीं, इसका बताऊंगी मैं आंसर। उन थिकनिंग्स को हम बोलते हैं synergids, ठीक है। नहीं, सॉरी, synergids नहीं बोलते, उन थिकनिंग्स को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, सिंपल। अब इन फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है? जो हमारी पॉलन ट्यूब होती है ना बेटा, पॉलन ट्यूब, उसकी एंट्री को ये गाइड करता है, ठीक है। फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। कोई एक सिनर्जिड में एक ट्यूब एंटर करेगी, तो आई कैन राइट हियर एज गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, फिलीफॉर्म अपैरेटस इनटू सिनर्जिड्स। सॉर्टेड, ये हमने समझ लिया। तो अब आप फाइनली ये स्ट्रक्चर देखोगे, देखो चलाजल एंड, चलाजल एंड पे मैंने आपको क्या बताया था? हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, 3, ये देखो ये 3 बन गए, 1 2 3। देन सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2 हटा दो यहाँ से, कन्फ्यूजन हो जाएगा। देन उसके बाद ये हमारे सिनर्जिड्स हो गए, ये 2 होते हैं, एक एग सेल हो गया, एक सेंट्रल सेल हो गया, 3 एंटीपोडल सेल हो गए, और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो पॉलन ट्यूब की एंट्री कराएगा हमारा सिनर्जिड्स के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पर। तो ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? ये क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, CUET में भी आया हुआ था। तो 8 न्यूक्लियस तो हमने यहाँ पे बना लिए थे, देखो ये 8 न्यूक्लियस बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 8 न्यूक्लिएटेड, और सेल्स कितनी बन गई? देखो 3 एंटीपोडल सेल, 3 + 1 सेंट्रल सेल, ठीक है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। कितने सेल हो गए? 7 सेल हो गए। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, यही क्वेश्चन आपका आता है। सॉर्टेड बेटा, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको पूरा ट्राई करूँगी सॉल्व करूँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट हमने मेजर टॉपिक्स देख लिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम के। अब स्मॉल टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, थोड़ा सा उसको भी हम स्ट्रेच करेंगे। एक बार मैं देख लूँ, हाँ चलो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन को, ठीक है। पॉलिनेशन सबको पता है क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ
pollen grains, बहुत सारे pollen grains होती हैं, from anther to stigma of a flower. इसके भी टाइप्स होते हैं, इज नोन एज अ पॉलिनेशन। अब मैंने देखो यहाँ पे एक इमेज लगाई है, ये देखो ये बी है, हनी बी, और ये जो आप येलो येलो इसके पैर पे देख रहे हो, बॉडी पे, ये येलोइश पाउडरी सब्सटेंस ही बेटा जी आपका होता है पॉलन्स। बहुत सारे पॉलन्स ना इंसेक्ट्स ही खुद कैरी कर लेते हैं, तो उससे पॉलिनेशन हमारा पॉसिबल हो पाता है ना बेटा। तो ये एक बी है जिसपे बहुत सारे पॉलन्स लगे हुए हैं, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे लगाया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं, किसके बेसिस पे देखेंगे? सोर्स ऑफ पॉलन के बेस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। हमारी एनसीईआरटी में 3 टाइप्स की पॉलिनेशन बताई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। ठीक है, देखते हैं भाई। फर्स्ट क्या बताया हुआ है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है? जैसे ये आपका, ऐसे मैं स्कीमेटिक बनाती हूँ, ये एक फ्लावर है, इसको मानो एक फ्लावर है, इसी में आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड इसी में आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दोनों इस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो इसी को बोलेंगे हम ऑटोगैमी, कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। जो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आपको डायग्राम बना के दिखाया था, आपने उसमें देखा कि उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट है और उसके साइड में एंथर एंड फिलामेंट भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइटिक। हर्माफ्रोडाइट, both male and female reproductive structure are present in the same flower. hermaphrodite बोल दो या bisexual flower बोल दो, bisexual flower, या फिर monoecious हो गया, वो sorted बेटा, monoecious हो गया। तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम कह देंगे ऑटोगैमी कह देंगे। ठीक है, कोई जेनेटिक वेरिएशन इससे हमारा नहीं होगा। कैसे होगा जेनेटिक वेरिएशन? डिफरेंट पॉलेंस डिफरेंट स्पीशीज से नहीं आ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा कोई जेनेटिक वेरिएशन। तो फर्स्ट इज आर ऑटोगैमी। सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं एक बार। सेकेंड टाइप से पहले हम देखेंगे क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, एंड चार्जमोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? चार्जमोगैमस फ्लावर, ठीक है। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर बेटा जी हमारे होते हैं, फ्लावर इज एकदम क्लोज्ड, फ्लावर इज क्लोज्ड, मतलब बिल्कुल ऑटोगैमी हो गया। क्लाइस्टोगैमस एकदम ही क्लोज रहते हैं अंडरग्राउंड में ना, तो इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखेगी आपको। उस टाइप के फ्लावर्स हो गए हमारे क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स। अब इन फ्लावर्स में ना जो हमारा एंथर होता है और जो स्टिग्मा होता है, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड एकदम ना परफेक्ट सीड सेक्ट बनता है, जिसमें मतलब एकदम क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। सेल्फ पॉलिनेटिंग हो जाएंगे एकदम ही। ठीक है, तो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, नो क्रॉस पॉलिनेशन। Anther and stigma very close to each other, very close to each other। ठीक है, अब ऐसे जो चार्जमोग्लैमस फ्लावर होते हैं वो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं, जिसमें हमारे वेल एक्सपोज्ड एंथर भी होते हैं। अब वेल एक्सपोज्ड एंथर अगर होंगे तो उसमें कोई और वही स्पीशी का प्लांट का पॉलन आ जाए तो वो पॉसिबल है, और थोड़ी सी जेनेटिक वेरिएशन भी कर सकता है। तो ये एडवांटेजियस हो गया है ना, क्योंकि वो जेनेटिक वेरिएशन कर रहा है। और अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी ना, तब बेटा हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए चार्जमोगैमस फ्लावर्स ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए।
तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे वेल एक्सपोज्ड एंथर्स हो गए, हमारे स्टिग्मा भी हो गए जिसमें वो एक्सेप्ट कर सके पॉलेंस को। अब ये दो टाइप के फ्लावर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी बताता है कि कौन कौन से टाइप के फ्लावर ये दो टाइप्स को प्रोड्यूस करता है। तो इन दो टाइप्स को हमारे 3 तरह के फ्लावर्स एनसीईआरटी ने बताए हैं। एक तो कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस, वॉयला, इसको वॉयला भी बोलते हैं, एंड कमेलिना। सॉर्टेड बेटा, ठीक है। कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना produces your 2 types of flowers which are the cleistogamous flower which do not open at all and there is no cross pollination in that, and the other one is our chasmogamous flower which are like the normal flowers only and they have the well exposed anthers and the stigma so that cross pollination can occur and they can bring about the genetic diversity. So chasmogamous flower में हमारी genetic diversity देखने को मिलती है। क्लाइस्टोगैमस के कंपैरिजन में उनमें तो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन को। पेज ऐड कर लेते हैं। पहले हमने अभी ऑटोगैमी पढ़ा, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर पढ़ा, चास्मोगैमस फ्लावर पढ़ा, ठीक है। सेकेंड टाइप हो गया हमारा जीटनोगैमी। ठीक है, अब जीटनोगैमी क्या होता है कि ये प्लांट है, ठीक है। अब इसी प्लांट के ऊपर ये एक फ्लावर मैंने बना दिया, ये दूसरा फ्लावर मैंने बना दिया, ठीक है। सेम प्लांट बनाया हुआ है, देखो सेम प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा रफ डायग्राम है, हाँ मुझे पता है, बट समझो, तुम कंसेप्ट को समझो। तो ये वाला फ्लावर चलो मान लियो फीमेल है, ये साइन फीमेल होता है, ठीक है। और जो ये वाला फ्लावर है ये क्या है, मेल है आपका। तो ये जो मेल के जो पॉलेंस हैं यही फीमेल के यहाँ पे स्टिग्मा पे चले गए। सेम प्लांट के मेल यहाँ पर था, फीमेल यहाँ पर था, पॉलन उड़ के यहाँ पे चला गया, इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू, कैसे भी चला गया। तो इसको कहते हैं हम जीटनोगैमी। भाई इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो रही है कि नहीं, बताओ, आप बताओ, हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब एक थर्ड टाइप को भी देखो आप, जीनोगैमी को। अब आप फिर डिफरेंस समझोगे, ठीक है। इसमें नहीं हो रही बेटा जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन। कैसे होगी, सेम प्लांट से ही तो वो आ गया, डिफरेंट प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन आता ना तब जेनेटिक वेरिएशन होती, जो हम जीनोगैमी में देखते हैं। अब जीनोगैमी में आपका क्या होता है, देखो ये एक प्लांट बनाया, इधर एक फ्लावर है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट बनाया, डिफरेंट प्लांट्स बना दिए मैंने, तो डिफरेंट स्पीशीज हो गई। ये फीमेल हो गया, पिंक से हम डिनोट करेंगे, ये मेल, और ये वाला आपका फीमेल। तो ये जो मेल के पॉलेंस हैं ये फीमेल के स्टिग्मा पे जाएंगे तो जेनेटिक वेरिएशन लाएंगे, तो इसी को हम कहते हैं जीनोगैमी। इसमें आपकी जेनेटिक वेरिएशन होगी। तो जीटनोगैमी में हम कह देते हैं भाई ये जेनेटिकली तो ऑटोगैमी ही हो गई, जेनेटिक कंपोजिशन सेम है ना, जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, फंक्शनली और इकोलॉजिकली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन जीनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, पूरा क्रॉस पॉलिनेशन। आप समझ गए बेटा 3 टाइप्स के पॉलिनेशन को। फर्स्ट हमने ऑटोगैमी पढ़ा, देन जीटनोगैमी पढ़ा, एंड देन जीनोगैमी पढ़ा, ठीक है।
ये हमारे 3 टाइप्स के पॉलिनेशन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन सोर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि अब पॉलिनेशन हो तो रहा है बट वो कौन करता है, तो इसमें भी हम अपने बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को डिवाइड कर लेते हैं। सॉर्टेड बेटा, चलो इसको भी हम एक फ्लो चार्ट में समझते हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कह रही हूँ, पॉलिनेशन क्या होगा। तो हमारे कौन से होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, एंड अनदर वन कौन से होते हैं हमारे, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक में भी कौन से आ गए हमारे, एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, है ना, ये हमारे बायोटिक हो गए। एबायोटिक में आपके 2 आ गए, एक तो विंड आ गया और एक वाटर आ गया। सबसे डोमिनेंट एजेंट कौन सा होता है हमारा, बायोटिक होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है मोस्ट कॉमन। अब एनिमल्स में क्या क्या आ गए आपके, रोडेंट्स आ गए, आर्बोलियर एनिमल्स आ गए, लेमर्स आ गए, जीको लिजर्ट आ गई, गार्डन लिजर्ड आ गई, ठीक है। इंसेक्ट्स में आ गए आपके हनी बी आ गई, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है। बीटल्स हो गए, बीटल्स होते हैं बहुत सारे। देन उसके बाद फ्लाइज होती हैं, इवन बैट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं। तो ये सब आपके बायोटिक एजेंट्स हो गए पॉलिनेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे एबायोटिक में विंड एंड वाटर। इसमें से कॉमन कौन सा है आपका, विंड के थ्रू ज़्यादा होता है। अब विंड के थ्रू अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है बेटा जी, तो वो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होंगे एक पॉलन ग्रेन को। अगर आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो जो पॉलन होगा आपका, पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट वेट होगा, तभी तो विंड पे उड़ पाएगा, लाइट वेट होगा। भाई विंड के थ्रू अगर आपका पॉलिनेशन होना है, हवा चल रही है, तो पॉलन ग्रेन चाहेगा ना कि मैं हवा के झोंके से ही उड़ जाऊं, तो इसलिए उसका लाइट वेट होना भी तो ज़रूरी है, तो वो आपका लाइट वेट होगा, ठीक है। कैसा होगा, स्टिकी होगा, कि वो जल्दी से स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म पे आ जाए और वहाँ पे रुक जाए, तो लाइट वेट एंड स्टिकी होगा। ऐसे ही आपका हाँ स्टिग्मा, अब हम करेंगे स्टिग्मा की बात। फेदरी होगी, ट्रैप करने के लिए, फेदरी टू ट्रैप द पॉलन, टू ट्रैप द पॉलन, ठीक है। ये फेदरी होगी हमारे पॉलन को ट्रैप करने के लिए। तो विंड के थ्रू तो आपका ये हो गया। अब विंड में क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे हमारे, एग्जाम्पल्स को हम बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। बाय विंड, सबसे कॉमन तो बेटा ग्रासेस है, ग्रासेस में बहुत कॉमन है विंड। देन आपका कॉर्न कॉब हो गया, कॉर्न में, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए बाय विंड। बाय वाटर का पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि भाई वाटर में पॉलिनेशन कैसे होगा, क्योंकि टफ भी लग रहा है कि वाटर में कैसे होगा। तो वाटर के हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक तो हो गए हमारे फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में क्या क्या दे रहा हुआ है, वैलिसिनेरिया, वैलिसिनेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड एक हाइड्रिला दिया हुआ है, ठीक है, फ्रेश वाटर में। ऐसे मरीन वाटर में क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, मरीन वाटर में आपको एक सी ग्रास दे रखी है, जूस्ट्रा, सी ग्रास जूस्टरा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनमें कैसे होता है हमारा पॉलिनेशन, मैं आपको समझाऊंगी। वैलिसिनेरिया से हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वैलिसिनेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो अबव वाटर सरफेस आ जाता है,
अबव H2O मतलब वाटर सरफेस आ जाता है, ठीक है। अब मेल जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसे पहुंचेगा उस तक, तो जो वेलिसिनेरिया में होता है ना, वेलिसिनेरिया में जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन होता है वो रिबन शेप्ड होता है भाई, पैसिवली वाटर करंट्स के थ्रू स्विम करके वो आ जाएगा, कैसा हो जाता है आपका, रिबन शेप्ड हो जाता है, रिबन शेप्ड। तो अगर आपका जो पॉलन ग्रेन होगा वो रिबन शेप्ड होगा, लाइट वेट होगा, थोड़ा सा टॉल होगा रिबन जैसा, वो वाटर करंट में पैसिवली स्विम करके ऊपर फ्लो करके आपके फीमेल स्टिग्मा पे एंटर कर जाएगा और उससे पॉलिनेशन हो जाएगा वेलिसिनेरिया वाटर में, ठीक है, पैसिवली। एंड ये सी ग्रास में कैसे होगा, ठीक है बेटा, सी ग्रास में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है ना, फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर ही होता है, सबमर्ज्ड इन वाटर, भाई वाटर में ही होता है। और जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है ना वो भी वाटर में पैसिवली स्विम करके हमारे फीमेल फ्लावर तक रीच कर जाता है, तो पॉलन ग्रेन भी अंदर ही होता है, पॉलन ग्रेन पानी के अंदर ही होता है, पानी के अंदर ही रीच कर जाता है। अब पॉलन ग्रेन यार पानी के अंदर जा रहा है तो उससे वो ड्राई उसको कैसे रखेंगे, तो इस पे क्या होता है, म्यूसिलेगिनस शीथ होती है, म्यूसिलेगिनस शीथ, इट प्रिवेंट्स द वेटिंग अप ऑफ पॉलन ग्रेन व्हेन इट इज इन द वाटर। तो म्यूसिलेगिनस शीथ इज प्रेजेंट जब हमारा पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा होता है। तो आपने देख लिया, मैंने एक बेसिक बताया, आप एक बार इसको एनसीईआरटी से भी रीड करोगे ना कि वेलिसिनेरिया के अंदर जो फीमेल फ्लावर है वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर होता है, पॉलन ग्रेन हमारा रिबन शेप्ड होता है, वो पैसिवली वाटर करंट में स्विम करके ऊपर आ जाता है फीमेल फ्लावर के पास। ज़ूस्टेरा में फीमेल हमारा जो फ्लावर है वो सबमर्ज्ड इन वाटर ही होता है, पॉलन ग्रेन पे म्यूसिलेगिनस शीथ होती है, वो पैसिवली वाटर करंट में फ्लो करके फीमेल फ्लावर पे एंटर कर जाता है। अब ये तो हो गया वाटर में। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा। इसके दो एग्जांपल्स ये है कि वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में, वाटर हायासिंथ एक एग्जांपल है हमारा वाटर हायासिंथ और दूसरा एग्जांपल है हमारा वाटर लिली, ठीक है बेटा। वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली में क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है ना फीमेल फ्लावर, वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर आ जाता है, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर हो गया। अब पॉलन ग्रेन कैसे आएगा, जो पॉलन ग्रेन होता है वो या तो इंसेक्ट्स के थ्रू लेकर आ जाते हैं उसको फीमेल फ्लावर पे या फिर विंड के थ्रू आ जाता है। तो एक्वाटिक प्लांट होने के बावजूद भी वाटर हायासिंथ, देखो एक्वाटिक प्लांट है वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, उसमें वाटर के थ्रू नहीं हो रहा पॉलिनेशन, इनमें तो वाटर पैसिवली हमारा वर्क कर रहा था ना, पैसिवली वाटर करंट, दोनों केसेस में, ज़ूस्टेरा में भी और वेलिसिनेरिया में भी। बट वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में वाटर का कोई रोल नहीं है, उसमें फीमेल फ्लावर अबव द सरफेस ऑफ सी वाटर आ गया, देन जो पॉलन ग्रेन है वो आपका कोई इंसेक्ट लेके आया या फिर वो विंड के थ्रू आया, तो ऐसे आपका इसमें पॉलिनेशन होता है। हमने ये पढ़ लिया, सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। देन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये मैं आपको बता रही थी बेटा, ये जो डायग्राम है ये विंड पॉलिनेशन का डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। देखो ये फेदरी बना हुआ है ना आपका, ताकि ये पॉलन्स को अच्छे से ट्रैप कर सके, इसलिए ना इसको फेदरी बनाया गया है। तो ये विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में बता रही थी, मैंने आपको अभी बताया था कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ना हमारा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जेनेटिक वेरिएशंस लाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा नेसेसरी होता है, ठीक है। अब फ्लावर्स के अंदर वो कैसे अटेन किया जा सकता है इसको हम देख लेते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, कि भाई एक फ्लावर पूरा मेल है एंड एक फीमेल है, दोनों अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट है एंड जीनोगैमी कर रहे हैं तो उससे जेनेटिक वेरिएशन होगा, तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो गया, ठीक है। देन इसके बाद
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन है ना, वो इनहिबिट हो जाती है अगर हमारे स्टिग्मा पे ये पता लग जाए कि यार ये जो पोलन ग्रेन है ये तो सेम स्पीशीज़ का है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज नहीं करेगा। अब ये कैसे पता लगेगा फीमेल फ्लावर को? उनमें ना बेटा एक कंटिन्यूअस डायलॉग होता है, ठीक है। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन में से, जिससे हमारे फीमेल फ्लावर को पता लग जाता है कि यार नहीं ये तो सेम स्पीशीज़ का है, तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो वो पोलन जर्मिनेशन को स्टिग्मा पे एकदम इनहिबिट कर देता है, और अगर पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा पर ही रुक गया तो पोलन ट्यूब आपके स्टाइल में बनेगी ही नहीं। तो इसमें मैं इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इट स्टॉप्स पोलन germination on stigma. It stops pollen germination on stigma and inhibits pollen tube formation. अगर वो सेम स्पीशीज़ का हो, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हो, है ना, जीटनोगैमी जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और एक पॉइंट और हो रह जाएगा, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन रिलीज। कि भाई नॉन सिंक्रोनाइजेशन हो गया, कि पता लग रहा है पोलन पहले ही रिलीज हो गए और जो हमारा स्टिग्मा है वो मैच्योर ही नहीं हुआ, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, पोलन रिलीज बाद में हुए। तो इससे भी हमारा ना आउट ब्रीडिंग एक टेक्निक है, उसको हमें बचा सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एनकरेज कर सकते हैं प्लांट्स में। तो हमने ये मेथड्स पढ़ लिए, ठीक है। वैसे एक और मेथड हो सकता है, अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हमें उसे यूनिसेक्सुअल बनाना है, तो हम रिमूवल ऑफ एंथर्स भी कर सकते हैं, जैसे मेंडल ने करा था इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग के थ्रू। उन्होंने करा नहीं था कि उन्होंने बाइसेक्सुअल जो पी प्लांट उन्होंने लिया था पाइसम सेटाइवम, उसमें फोर्सेप्स के थ्रू उन्होंने एंथर्स को रिमूव कर दिया था बेटा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इमैस्कुलेशन मतलब एंथर रिमूवल फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड देन उस फ्लावर पे बैगिंग कर दी, ठीक है। और जब उसका जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो गया, तो उसमें डिज़ायर्ड पॉलन जो हम चाहते हैं उस पर डस्टिंग कर दी, देन उसके बाद हमें डिज़ायर्ड ट्रेट्स मिलने लग गए। तो एक ही वाला मेथड भी हो सकता है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। सॉर्टेड बेटा। तो हमने ये कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को भी देख लिया। देन अब हम पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो डिज़ायर्ड पॉलन है वो हमारा स्टिग्मा पर भी एंटर कर गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो हमारा पॉलन जर्मिनेशन है वो स्टिग्मा पे होगा, देन पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी हमारे स्टाइल से, और हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो हमारा सिनर्जिड्स में एंटर करेगा थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड किसके थ्रू? फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू। ये भी हमने देखा था। तो इसी को 3 डायग्राम्स में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर दिया कि देखो स्टिग्मा पे इतने सारे पॉलन्स आ गए, कुछ पॉलन से ये देखो ये पॉलन ट्यूब बन गई, है ना, ये देखो ये बन गई आपकी पॉलन ट्यूब। देन ये पॉलन ट्यूब गई हमारे सिनर्जिड्स में, सिनर्जिड्स में कैसे गई? हमारे फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू गई, फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू हमारे सिनर्जिड्स में गई। सिनर्जिड्स के बाद एक जो मेल गैमीट है वो तो एग सेल से फ्यूज़ हो गया, जिसको हमने सिनगैमी बोल दिया, ठीक है। और जो एक मेल गैमीट है वो हमारे पोलर न्यूक्लियस से बन गए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड बना दिया, अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो मैंने आपको क्या बताया था, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज पे हमारे रिलीज हो जाते हैं पॉलन्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। लेकिन कुछ 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज होते हैं, जिसमें जनरेटिव सेल
हमारा माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट्स बना लेता है। अब ये जो मेल गैमीट्स हैं, देखो ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, मेल गैमीट्स बन गए, इसका मतलब एक डिवाइड हो चुका है हमारा जनरेटिव सेल, 2 मेल गैमीट्स बन गए, कितने थे, 2 थे। फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू कहाँ पे गए, सिनर्जिड में गए, सिनर्जिड में गए, उसके बाद एक मेल गैमीट किससे फ्यूज़ कर गया, एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर गया, और जो दूसरा हमारा मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल में चला गया और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर गया। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन, और ये रहे हमारे मेल गैमीट्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो इसकी एक डेफिनेशन ये हो सकती है, इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन डिपॉजिट हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं, स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो रहे हैं, पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टू पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ पर हो गई, पोलन ट्यूब एंट्री टू सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स मतलब सबसे पहले पोलन स्टिग्मा से आने तक लेकर सिनर्जिड्स में जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाएंगे, उस इंटरैक्शन को हम बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। क्या लिखा था, पोलन ट्यूब एंट्री टू सिनर्जिड्स इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, सिंपल बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। देन नेक्स्ट, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो मैं आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में लास्ट वाला पॉइंट बता रही थी ना, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग का, वो इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ही आता है, जिसको मेंडल ने भी यूज़ करा था अपने प्लांट्स एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या इंक्लूड होता है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन मतलब एंथर्स रिमूवल, एंथर्स को हमने रिमूव कर दिया। अब एंथर्स को किस में से रिमूव करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से रिमूव करेंगे, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमने एंथर को रिमूव कर दिया मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया, तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही रहा सिर्फ, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम उस पर अपनी पसंद का पोलन डस्ट करना चाहते हैं। तो फिर हमने जब एंथर को रिमूव कर दिया फोर्सेप्स से, तब हमने उस फीमेल फ्लावर की बैगिंग कर दी, और वो बैगिंग किससे होती है, कोई भी बटर पेपर होता है ना, उससे हम बैग कर देते हैं, ठीक है, उससे हमने उसकी बैगिंग कर दी। अब बैगिंग कब तक के लिए कर दी, जब तक हमें हमारा डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन नहीं मिल जाता। अब आप पूछोगे मैम अगर हम बैगिंग ना करें फिर क्या होगा, भाई अगर आप बैगिंग नहीं करोगे तो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू कोई भी पोलन ग्रेन जिसे हम अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं चाहते वो आ जाएगा, क्योंकि हम तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं एंड वी वांट कि हमारा स्पेसिफिक ट्रेट का ही पोलन ग्रेन हमारे फीमेल फ्लावर पर आए। तो इसलिए हम बैगिंग करते हैं ताकि कंटैमिनेटेड पोलेंस ना आ पाए, इसलिए हमने बैगिंग कर दी। जब हमारा जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाएगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा, देन उसके बाद हम उस पर जो हमारा पोलन है उसको डस्ट कर देंगे और वापस से उसकी रीबैगिंग भी कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे ताकि अगेन वापस से कोई अनवांटेड पोलन ना आए। तो यही प्रोसेस है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक छोटे से पैराग्राफ में आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप रीड करोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें यही 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है बेटा, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। देन डबल फर्टिलाइजेशन हम पहले ही समझ चुके हैं अभी पोलन पिस्टल में, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों कह रहे हैं। 2 टाइप की फर्टिलाइजेशन हो रही है इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। कौन सी, एक तो बेटा आपकी हो रही है सिनगैमी और एक हो रहा है आपका ट्रिपल फ्यूजन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब एंटर कर गए सिनर्जिड्स में, तो सिनर्जिड्स तो आपके डीजनरेट होने लग जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अब मेल गैमीट्स अंदर आ चुके हैं। ये जाइगोट कैसे बना, जो एक मेल गैमीट था वो किससे फ्यूज़ कर गया, वो एग सेल से फ्यूज़ कर गया। एग सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था ना, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो उससे उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया।
अब ये जाइगोट आपका डिप्लॉयड हो गया। अब इसी प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, कि जो दो मेल गैमीट्स आने थे ना, जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट्स बना लेता है, वो एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज हो गया, उसने जाइगोट बना लिया, सिनगैमी माइक्रोपाइलर एंड पे हो रहा है। दूसरा मेल गैमीट आप पूछोगे मैम कहाँ जाएगा, तो जो दूसरा मेल गैमीट है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो किससे फ्यूज कर जाएगा, वो यहाँ पे देखो जो दो पोलर न्यूक्लियाई पढ़े थे हमने, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 पोलर न्यूक्लियाई। और वो बताओ मुझे न्यूक्लियर जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, एक बार ये बता दो मुझे। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि भाई वो जो दो पोलर न्यूक्लियाई हमने पढ़े थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, ये आप मुझे बताओ। वो जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनसे हमारा एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया, तो उसने क्या बना लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 3n हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी दो न्यूक्लियस थे। तो यही लिखा है यहाँ पे देखो, एक मेल गैमेट तो यहाँ फ्यूज कर गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n। ठीक है, एक मेल गैमेट इधर फ्यूज कर गया, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन का है, क्योंकि एक तो सिनगैमी हो रहा है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। और जब ऐसे होने लग जाता है तो हमारे सिनर्जिड्स भी डिजनरेट कर जाते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो चलाजल एंड पे होते हैं, एंटीपोडल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको रिवाइज करा करो, चलाजल एंड पे होते हैं। सिनर्जिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम्स में। अब जाइगोट का डेवलपमेंट देख लेते हैं कि जाइगोट कैसे बनेगा, जो यहाँ पर था ये रहा जाइगोट। बेटा ये डाइकॉट जाइगोट है। ठीक है, डाइकॉट का है, डाइकॉट का डेवलपमेंट है। जाइगोट है वो आपका प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, ये शेप्स भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कभी कभी कि पहले बताओ कौन सा वाला एम्ब्रियो बनेगा। तो पहले बनता है आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ऐसे ग्लोब्यूल दिख रहा है। देन उसके बाद बनता है आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, ये देखो हार्ट की शेप बनी हुई है ना ऐसी, देखो ये देखो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। देन उसके बाद ये बनता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। तो डाइकॉट्स में हमने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को भी देख लिया, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, देन प्रो एम्ब्रियो से आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, देन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड देन एक मैच्योर एम्ब्रियो हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है बेटा, सॉर्टेड। डबल फर्टिलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन भी हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन हमने पढ़ लिया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बस बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया, थोड़ी सी और हिम्मत हम रखेंगे, है ना, थोड़ा सा और हम पढ़ाई करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चरल इवेंट्स में हमें 3 पढ़ने, मैं जल्दी जल्दी से कवर कर दूंगी। एक तो एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो हमने डाइकॉट का ऑलरेडी देख लिया, और एक सीड डेवलपमेंट। तो अब एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, कोई भी एम्ब्रियो जब बन रहा होता है तो एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए कोई रिजर्व फूड मटेरियल भी तो चाहिए। तो जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है ना वो पहले से ही स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो के बनने से पहले, ताकि एम्ब्रियो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो एंडोस्पर्म में क्या होता है, हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना। अब ये जो फूड मटेरियल होता है, अब ये जो एंडोस्पर्म होता है इसमें क्या होता है, हमारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कि भाई इतने सारे न्यूक्लियस डिवाइड 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 होते रहते हैं। अब इसका क्या एग्जांपल दिया हुआ है नरिशमेंट के लिए एम्ब्रियो के, जो आप नारियल पानी पीते हो ना, वो जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, कोकोनट वाटर क्या है आपका, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सॉर्टेड बेटा। अब जो कोकोनट के साइड में आप देखते हो, क्या देखते हो, कोकोनट के साइड में वाइट कर्नल होता है उसका, वो है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जो आपका, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल्यूलराइजेशन होने लग जाता है एंडोस्पर्म का, तो उसको सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल देते हैं। तो जो आपका वाइट कर्नल होता है कोकोनट में ही, ठीक है, उस वाइट कर्नल को क्या बोलेंगे हम, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। ये भी नरिशमेंट के लिए होता है, बट हम अपने लिए खा लेते हैं भाई, तो है ही, अब हम तो है ही सेल्फिश, है ना।
तो वाइट कर्नल जो होता है वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब एंडोस्पर्म दो टाइप्स में हमने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, जिनमें एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस, एंड जिनमें एंडोस्पर्म मैच्योर होने के बावजूद भी रहता है उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। ठीक है, दो टाइप हो गए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को अब देख लेते हैं। एंडोस्पर्म मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो, भाई एम्ब्रियो कैसा होगा, डाइकॉट में अलग होगा, मोनोकॉट में अलग होगा, सिंपल। ठीक है, बस स्ट्रक्चर ये सेम रहता है। डाइकॉट के अंदर क्या होता है हमारा, डाइकॉट के अंदर एक तो होती है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस, डाइकॉट है तो दो कॉटिलिडन्स होंगे, 2 कॉटिलिडन्स। ठीक है, ऐसे मोनोकॉट के अंदर भी क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी एंड ओनली 1 कॉटिलिडन इज प्रेजेंट। एंड उस 1 कॉटिलिडन का नाम बताओ क्या होता है, बताओ उस 1 कॉटिलिडन का नाम क्या होता है, बताओ। मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन कॉटिलिडन से ऊपर होता है, जैसे ये क्या है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन इससे अपर पोर्शन वाले को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। इधर देख लो, हाइपोकोटाइल बना हुआ है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन कॉटिलिडन से नीचे होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट करता है, प्लूम्यूल पे टर्मिनेट करता है। प्लूम्यूल देखो ऊपर से ऊपर है, ऊपर वाला रीजन हो गया प्लूम्यूल, ये हो गए कॉटिलिडन से ऊपर वाला पोर्शन एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कहाँ टर्मिनेट करता है, प्लूम्यूल पे टर्मिनेट करता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन जो कॉटिलिडन के नीचे होता है, कॉटिलिडन के नीचे होता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल कहाँ पे टर्मिनेट करता है, रेडिकल पे टर्मिनेट करता है। लिख दो यहाँ पे रेटिकल, इसी को इसके नीचे यहाँ पे होता है आपका रूट कैप और ऐसे ऊपर होगा आपका शूट कैप। तो ये सिंपल हमने डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ लिया। अब एक बार मोनोकॉट एम्ब्रियो को भी देख लेते हैं। इसका आंसर नहीं आया, बताओ स्कूटेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड, लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है बेटा, सॉर्टेड। ये भी हो गया, ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ था। ये कौन सा डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, ये है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसके एक उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन को स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर शूट रीजन में वी हैव द कोलियोप्टाइल एंड इन द रूट रीजन वी हैव द कोलियोराइजा। बाकी रेडिकल एंड शूट एपेक्स आर सेम। ये आपका एम्ब्रियो भी कवर्ड। नाउ सीड, भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे हो गए, हमने एंडोस्पर्म भी बना लिया, हमने अपना एम्ब्रियो भी बना लिया। फ्रूट के अंदर सीड भी होता है, फ्लावर से लेके हम फ्रूट पर आ गए, सीड पर आ गए। कितना मतलब लंबा सफ़र हो गया है ना, मैं भी थक गई भाई बोल बोल के, बट एंड पे हम आ गए कि हमने सीड बना दिया हम। ठीक है, अब इस सीड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भाई एप्पल कैसा है, फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी कैसा है, गुआवा कैसा है, ऑरेंज कैसा है। मन कर गया फ्रूट्स खाने का। ठीक है, तो अब सीड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम ये देखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बस बेटा जी थोड़ा टाइम मैं और लूँगी। आई नो आप सब बहुत ज़्यादा थक गए हो, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर सपोर्टिंग मी टिल द एंड, कि आप कनेक्टेड रहे हो। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल हमने पढ़ा था। ओव्यूल डिवेलप इनटू सीड, ओव्यूल का बन गया सीड, एंड ओवरी का क्या बन गया बताओ, ओवरी डिवेलप इनटू फ्रूट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक आप याद कर लेना। ओव्यूल तो बन गया सीड,
एंड ओवरी बन गया आपका फ्रूट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में। हाँ, कुछ टर्म्स सीड वाले टॉपिक में दी हुई है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी, इसका क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? बनाना। कैसा होता है? सीडलेस होता है ना बनाना, सीडलेस होता है, ठीक है। ऐसी एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है हमारे फॉल्स फ्रूट का। जो हमारा पार्थिनोकार्पी होता है, इसको पेन को यूज करते हैं। इट इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये वन वर्डर आ जाते हैं बेटा एमसीक्यू में। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पी। कार्प इज फ्रूट, कार्प वर्ड। ऐसे अब हम क्या एग्जाम्पल पढ़ रहे थे? फॉल्स फ्रूट क्या होता है भाई? ऐसा फॉल्स फ्रूट, और एग्जाम्पल इतना कॉमन है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एंड कैश्यू, ठीक है। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। भाई मैंने आपको बताया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा ओवरी है ना वो फ्रूट बनाता है, बट कुछ कुछ फ्रूट्स में जो हमारा थैलेमस होता है फ्रूट का, जो हमारा थैलेमस रीजन होता है वो भी फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ऐसे फ्रूट्स जिसमें ओवरी एंड थैलेमस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, उन फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। थैलेमस responsible for fruit formation, ठीक है। इनको बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। और ट्रू फ्रूट भी, ट्रू फ्रूट जिनमें ओवरी हमारा फ्रूट बना रही है उसमें थैलेमस हमारा फ्रूट नहीं बना रहा, उनको क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। पार्थिनोकार्पी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? ये मैंने एक ही जगह लिखवा दिया आपको कि आई नो कि ये ना वन शॉर्ट है एग्जाम्पल्स इसके। एपोमिक्सिस होता है बेटा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड इसका हाइब्रिड सेल टेक्नोलॉजी में बहुत यूज रहता है, यूज इन हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी। इनको बोलते हैं हम एपोमिक्टिक सीड्स, क्योंकि क्या होता है जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है। उनको हर साल फार्मर्स खरीद रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम कि उनको हम हर साल खरीदें एंड कल्टीवेट करें। अब आप कहोगे कि मैम फिर हाइब्रिड सीड्स का हम क्रॉस करवा देते हैं, उनको बार बार हम जनरेशन टू जनरेशन यील्ड करते रहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सीड्स को अगर आप बार बार क्रॉस करवाओगे उनका, तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं ना वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो जाएगी। इसलिए हम हाइब्रिड सीड्स को बार बार ईयर टू ईयर ना बार बार उनको रिन्यू नहीं कर सकते। सॉल्यूशन क्या है? अगर हम एपोमिक्टिक सीड्स का यूज़ करेंगे ना तो फार्मर को बस एक ही बार सीड्स खरीदने हैं और फिर वो उनको ना अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। उससे जो कैरेक्टर्स, जो हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे एपोमिक्टिक सीड्स में। तो इसलिए इसका यूज़ अभी हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी में करा जा रहा है कि हाउ वी कैन इंडल्ज द एपोमिक्टिक सीड्स सो दैट फार्मर्स कैन यूज़ देम। तो आपको ये समझ में आया? एपोमिक्सिस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉल्स फ्रूट हमने देख लिया। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, एक और वर्ड है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? हमारा रेमनेंट न्यूसेलस भी प्रेजेंट हो जाता है कभी कभी, रेमनेंट परसिस्टेंट न्यूसेलस।
क्या एग्जाम्पल दे रखा है इसका? एक तो बीट एंड ब्लैक पेपर ठीक है, पेरिस्पर्मिक फ्रूट। ठीक है, अब पेरिकार्प क्या होता है? ये वर्ड्स है बेटा, है ना, मैंने ना ये एक ही शीट पे कर दिए ताकि एक बार क्विक बस एक बार नज़र मार के कि वी आर डन। ठीक है, पेरिकार्प देख लेते हैं। वॉल ऑफ ओवरी, ये सिंपल है। पेरिकार्प, कार्प जहाँ पर भी आ गया फ्रूट। वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू, वॉल ऑफ ओवरी जब वॉल ऑफ फ्रूट में डेवलप हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और जो हमारा पेरिकार्प होता है वो फ्लैशी भी हो सकता है एंड ड्राई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लैशी पेरिकार्प किसका होता है बताओ? फ्लैशी पेरिकार्प क्या गिवन है हमारा? गुआवा। और ड्राई पेरिकार्प किसका गिवन है? ग्राउंडनट। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स भी हो गए। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी हमने पढ़ दिया। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल इज पॉलीएम्ब्रियोनी, इसको हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। देन बेटा ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जिसमें मैंने सारे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो जो एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में वो मैंने एक जगह पे रख लिए हैं ताकि इजी रहे कि हमें ना बस एग्जांपल्स देखने, हमें डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस फिर से ना पढ़ना पड़े, देन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ना पढ़ने पड़े, बस एग्जांपल्स हम देख लें। तो एक बार मैंने ये आपकी रिविजन के लिए स्लाइड में डाला है, सो यू विल नो कि कैसा मतलब आपको लगा। आप मुझे बताना कि इज़ इट सपोर्टिव। कि एग्जाम्पल शीट मैंने बनाई है कि वन ओव्यूल इन ओवरी के क्या, ये एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन ओव्यूल इन ओवरी के क्या एग्जाम्पल होंगे? वीट, राइस एंड मैंगो। देन उसके बाद मैंने डाला था कि मैनी ओव्यूल्स, जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे ओवरी के अंदर, उसके पपाया एंड वाटरमेलन। वो तो हमें खुद भी पता है कि पपाया को जब आप में कितने सारे सीड्स निकलते हैं, वाटरमेलन को भी। बट राइस, मैंगो में देखा ना एक गुटली टाइप की होती है मैंगो में। देन विंड पॉलिनेशन के मैंने एग्जाम्पल्स वैसे आज डिस्कस करे थे, कॉर्न कॉप थे, टैसल्स उसके, एंड देन कॉमन ग्रास। देन उसके बाद आई ऑल्सो डिस्कस यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन का आज हमने डिटेल में, आज तो हमने पढ़ा था वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला, वो फ्रेश वाटर थे। एंड जूस्टरा क्या था? हमारी मरीन सी ग्रास थी वाटर पॉलिनेशन से। बट हमने वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली देखा था, जो एक्वाटिक प्लांट्स तो हैं बट उनको जनरली पॉलन ग्रेन्स के लिए इंसेक्ट्स और विंड के थ्रू उनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो हमने ये एग्जांपल्स देखे। देन नेक्स्ट मैंने ये लगाया कि जीटनोगेमी, अच्छा ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था बट मैंने एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करे थे। दैट्स वाई मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ऑल्सो मिस कि एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी है इसमें, तो इसलिए मैंने शीट ही बना दी एक कि जीटनोगेमी, जिसमें सेम फ्लावर पे मेल फ्लावर एक जगह पे, फीमेल फ्लावर एक जगह पर होता है, तो उसके क्या एग्जाम्पल होंगे? कैस्टर एंड मेज होंगे। बट जो जीनोगेमी है जिसमें दो डिफरेंट फ्लावर होते हैं, एक पे सिर्फ मेल होगा और एक पे सिर्फ फीमेल होगी, उसका एग्जाम्पल क्या है? पपाया। देन उसके बाद एंडोस्पर्म मैंने आपको बताया था, ये मुझे पता था बाद में डिस्कस करना है, मैंने आपको बताया था एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म खत्म, एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म खत्म, लेकिन एल्ब्यूमिनस में वो परसिस्टेंट रहा। ठीक है, तो कंप्लीटली कंज्यूम, भाई खत्म हो गया एकदम। क्या एग्जाम्पल है? पी है, ग्राउंडनट एंड बीन्स है। और एंडोस्पर्म परसिस्टेंट इन मैच्योर सीड क्या होगा? कोकोनट, हमने पढ़ा था वाइट कर्नल सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है क्योंकि वो परसिस्टेंट रहा, इससे आपको कोकोनट याद रहेगा। बार्ले, मेज, वीट एंड कैस्टर। आई नो एग्जाम्पल्स हैं बट आप ना ये शीट अगर ऐसे बना लोगे अपने टेबल पे आप लगाओगे ना बेटा, तो आपको ना ये लर्न हो जाएंगे अपने आप एंड यू कैन ईजिली राइट द एग्जाम्पल्स। और एमसीक्यूज में तो बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप रोज़ रिविजन करोगे। फॉल्स फ्रूट हमने पढ़ लिया था, थैलेमस भी हमारा रिस्पॉन्सिबल था फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन फॉल्स फ्रूट्स में, तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू हमने डिस्कस करा था। देन उसके बाद पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प भी मैंने आपको बताया था। पेरिस्पर्म क्या बताया था बताओ? जो हमारा रेमनेंट न्यूसेलिस प्रेजेंट होता है, उसके दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए थे, ब्लैक पेपर एंड बीट मैंने आपको बताया था। देन पेरिकार्प में फ्लैशी इज गुआवा एंड ड्राई इज ग्राउंडनट।
एपोमिक्सिस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बताया था, इसके एग्जाम्पल रह गया था ग्रासेस एंड एस्टीरियसी फैमिली के एपोमिक्सिस हमारे शो करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, अब हम इंपॉर्टेंट करेंगे क्वेश्चंस, जल्दी हो जाएंगे। ओनली 5 क्वेश्चंस आई पुट एंड आई रियली वांट कि आप सब क्वेश्चंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका क्या क्या आंसर है। सो आई विल बी ग्लैड दैट यू गाइज आर विद मी। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब बताएंगे कि मैम और क्वेश्चंस रखें और क्या क्या मैं इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ और क्या क्या चैप्टर्स आपको आप चाहते हो उसका वन शॉट हो, है ना। तो आप प्लीज़ बेटा मुझे बताइए कि कैसे और अच्छा मैं वन शॉट को कर सकती हूँ। एंड क्वेश्चंस के भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्सेज दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी बाय सीइंग योर कमेंट्स, ओके। चलो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो द आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, कौन सा पेन ले, हम पिंक लेते हैं। चलो, फ्रूट एंड सीड डेवलप्स। जो हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है। एंड सीड होता है जो ओव्यूल से बनता है। दे डेवलप साइमल्टेनियसली, फर्स्ट सीड दैन फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट दैन सीड, बोथ डेवलप आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। बताओ इसका क्या आंसर होगा? एनसीईआरटी की लाइन है, दे डेवलप साइमल्टेनियसली, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one flower to the stigma of a flower of different plant is called as। बताओ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई होगा। क्लाइस्टोगैमी भी नहीं हो सकता, वो तो एकदम क्लोज्ड फ्लावर होता है, ठीक है। जीटनोगैमी ऑफ डिफरेंट प्लांट बोल दिया तो जीटनोगैमी तो हो नहीं सकता, वो तो सेम प्लांट में होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका जीनोगैमी, ठीक है, सिंपल। और जीनोगैमी का हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था बेटा? पपाया पढ़ा था, ठीक है, पपाया पढ़ा था। देन इन सम स्पीशीज ऑफ एस्टीरेसी एंड ग्रासेस सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो उन्होंने ना डेफिनेशन दे दी ताकि इजी रहे। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसका क्या आंसर होगा बताओ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर होगा? एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर गैमेटोजेनेसिस? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला है, ध्यान से करना। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, pollen grains are protected from high temperature and strong acids due to the presence of। ये भी बताया था मैंने आपको, pollen grains की 2 लेयर होती हैं। तो सबसे रेजिस्टेंट लेयर कौन सी है जिसको कोई एंजाइम भी डिग्रेड नहीं कर पाया? सेल्यूलोज, पैक्टिन, कोलेजन या स्पोरोपोलिनिन? बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। एक्साइन लेयर बनी हुई होती है ना स्पोरोपोलिनिन की। अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज, ये मैंने आपको बताया था, पूरा क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो कैसा होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने कितने न्यूक्लियस पढ़े थे? 8 न्यूक्लियस पढ़े थे। और कितने सेल्स पढ़े थे? 7 सेल्स भी हमने देख लिए थे। कौन से सेल्स देख लिए थे? 2 सिनर्जिड्स देख लिए थे, 1 एग सेल देख लिया था जो एग अपैरेटस बनाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 एंटीपोडल सेल्स देख लिए थे चलाजल एंड पे। देन उसके बाद एक बड़ा सा सेंट्रल सेल भी हमने देख लिया था। तो ऐसे हमारे 7 सेल्स हो गए। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। सॉर्टेड, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सो फाइनली एंड हो गया वन शॉट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई हैव डन माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन इन दी एनसीईआरटी किट्स। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको वन शॉट कैसा लगा एंड नेक्स्ट वन शॉट मेरे को किस पे करना चाहिए। और कुछ भी फीडबैक आपका है, आपका सपोर्ट है, आई विल बी ग्लैड टू लिसन टू योर कमेंट्स। मैं रीड करती हूँ कमेंट्स आपके, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।